नमस्कार, आप देख रहे सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की एक्यूआई की बात करें तो 600 के पार दर्ज किया गया और वही सबसे ज़्यादा जो एक्यूआई दर्ज किया गया आनंद विहार का 555। और बता दें कि बढ़ते पॉल्यूशन के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पे वार प्रत्यावार कर रही है। हम बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की जो जनता है अब दिल्ली की सरकार से बहाने नहीं चाहती, बदलाव चाहती है, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ रही हैं और यह बहुत चिंताजनक है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि यह जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार की वो 15 साल की ही देन है और फिर एक दशक से ज़्यादा इसको बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। इस पर किसी भी तरह का रोकथाम नहीं किया, पहले से कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए। अब धीरे धीरे जो बीजेपी सरकार है अपना काम कर रही है और ख़ास करके जो 13 स्पॉट जिन्हें चिन्हित किया गया है सबसे पॉल्यूटेड एरिया के रूप में, उस पर हमारी सरकार नज़र बनाए हुए है और लगातार पॉल्यूशन को लेके जितने भी काम है वो कर रहे हैं। जैसे पानी का छिड़काव हुआ, ध्वस्तीकरण का काम बंद करना हुआ, आदि जितने कार्य वो कर रहे हैं। और हम बता दें कि दिल्ली में लगातार जो अन्य राजनीतिक पार्टियां ग्रैप 4 की मांग कर रही है, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 600 के पार पहुंच चुका है। और अभी हम बताते हैं कि जो ग्रैप 3 है उसे लेके भी काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं कि ग्रैप 3 के जो नियम लागू किए थे वो ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई दिए थे। ग्रैप 3 के जो नियम थे कि स्कूल बंद रहेंगे, ध्वस्तीकरण का कोई भी कार्य नहीं होगा, पानी का छिड़काव होगा। साथ ही बता दें कि जैसे कि निजी कंपनियां हैं वो ऑनलाइन मोड पे सभी अपने काम को करने का आदेश देंगी। साथ ही जिस तरह से जो गाइडलाइन थी और सरकारी काम को लेके भी था कि वो टाइमिंग चेंज होगा, कहीं भी ये ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहे और ये कितना अप्लाई हो रहा है सरकार इसका जायजा भी नहीं ले रही है। बता दें कि इसे लेके जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में एम्स के सीनियर डॉक्टर अनंत मोहन ने भी कहा कि दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है लोगों को न सिर्फ सांस की समस्या हो रही है बल्कि अलग अलग जो शारीरिक विकार है, अलग अलग जिस तरह से जो प्रॉब्लम है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम और लंग्स का प्रॉब्लम लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जॉइंट पेन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यह काफ़ी चिंताजनक है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली। बिहार चुनाव की हार के बाद समीक्षा बैठक करने के लिए कांग्रेस की टीम बिहार एक हफ्ते के अंदर पहुंचने वाली है। पूर्णिया में पप्पू यादव सांसद हैं और वहां पर समस्त सीटें जीतने का वादा पप्पू यादव कर रहे थे, तो पप्पू यादव से भी स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ने मांगा है। सबसे अहम चीज़ यह है कि वही टीम बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आएगी और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है और जो पदाधिकारी हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, तो 2027 की तैयारियां भी उसी तरीके से शुरू हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी को कम देगी, क्योंकि ज़्यादा अत्यधिक सीटें बिहार में लेने के बाद सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को बिहार में मिली है, जिससे अब कांग्रेस पार्टी की भागीदारी सीट शेयरिंग में एनडीए गठबंधन यानी समाजवादी के साथ कम होगी। अब बार्गेनिंग कांग्रेस पार्टी इतना नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश में जितना उसने बिहार में किया है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का बिहार में अच्छा होता तो कहीं ना कहीं उनकी बार्गेनिंग ज़्यादा होती समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। मगर अखिलेश यादव ने इंटरनली तौर पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से कहा, एक तो एसआईआर पे ध्यान दें, लिस्ट में उनके वोटर्स को इंक्लूड किया जाए। दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि अभी तय नहीं है कि कांग्रेस को कितनी शेयरिंग की जाएगी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस के एतबार से उनको सीटें कम दी जाएंगी और हो सकता है कि अलाई भी खटाई में पड़ सकता है। ये हो सकता है कि कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़े चुनाव और बाद में इंटरनली कोई गठबंधन रिजल्ट के बाद आए। मगर बहरहाल इतना ज़्यादा अच्छे परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जेडीयू के गठबंधन को मिला, उससे कहीं ना कहीं एक उदासी है समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, इंडिया गठबंधन में। अब देखने वाली बात है कि ये उदासी क्या जीत में 2027 में तब्दील हो पाती है या नहीं हो पाती है। कैमरा वेरिफिकेशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ जेके न्यूज़। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के छात्रों ने आज
राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एक निजी पत्रिका में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर कहीं न कहीं लेख लिखने पर ये आपत्ति की गई है। समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के नौजवान थे, उन्होंने कहीं न कहीं पत्रिका की प्रति भी जलाई है। साथ ही साथ आप देखिए कि हजरतगंज चौराहे पर जो लखनऊ का सबसे बड़ा चौराहा है, यहीं पर प्रदर्शन हुआ और एहतियात के तौर पर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के नौजवान थे, उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। लगातार कहीं न कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नौजवानों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, तो ऐसे में एहतियात के चलते और किसी आम जनमानस को असुविधा ना हो, इस बात को लेकर कहीं न कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद दिखा और कोई वाहन ट्रैफिक में ना फंसे, इसको लेकर लगातार ट्रैफिक को यहाँ पर संचालित किया गया। साथ ही साथ जो लोग छात्र समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जो नौजवान यहाँ प्रदर्शन करने पहुँचे थे, उनको पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज की राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ते नशे की, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो युवा हैं वो नशे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिएगा कि लगातार जो STF है या फिर कहा जाए नारकोटिक्स टीम जो है वो लगातार ऐसे जो नशा खो रहे हैं या सौदागर हैं उन पर कार्रवाई करने का काम भी कर रहे हैं। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक लक्ष्य है कि 2025 के दिसंबर तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, उस ओर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और वहीं STF और नारकोटिक्स टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिससे के पास से 31,50,000 के लगभग की जो हीरोइन है वो बरामद की गई है। और उसने साफ तौर पर बताया है कि जो हीरोइन है वो बरेली से लाता था और बला यानी कि जो बला एक ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं बरेली से यहाँ तक इस हीरोइन को पहुंचाने का काम करता था। उसने साथ ही ये भी बताया है कि ये हीरोइन वो जो कॉलेज है या फिर जो ऐसे नामी कॉलेज है उनके आसपास से विद्यार्थियों को बेचने का काम करता था। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं अब STF कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और वहीं STF की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। और जो SSP हैं नवनीत भुल्लर STF के, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जो नशे के सौदागर हैं उनको बख्शा ना जाए, उनको तुरंत ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो तमाम जो टीम है नारकोटिक्स की वो लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन अब एक खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक लक्ष्य रखा गया है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठाने की बात कही है और इसकी तैयारी में लग गई है। गुटखा प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए सरकार मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लागू करने पर विचार कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में जो है गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में आसानी से मिल जाता है और राज्य में लगातार बाहर से अवैध गुटखे की खेप पहुंच रही है। स्कूल और कॉलेज गोइंग युवक इसका सीधा शिकार बन रहे हैं। इसी चिंता के बीच राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA मंत्री नरहरि झिरवाल ने बड़ा बयान दिया है। झिरवाल के मुताबिक सरकार अब गुटखा बनाने, सप्लाई करने और बेचने वाले मुख्य ऑपरेटरों, कंपनियों के मालिकों और इस अवैध कारोबार के सूत्रधारों के खिलाफ मकोका जैसी कठोर धाराएं लगाने पर विचार कर रही है। बता दें कि FDA इससे पहले भी कार्रवाई करता था, लेकिन उनके पास कोई पुलिस प्रशासन की जो है सुरक्षा नहीं होती थी, इसलिए
जो है गुटके अवैध कारोबारी छूट जाते थे। गुटखा प्रतिबंध के बावजूद बाहर से आ रही अवैध खेप युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार इसे रोकने के लिए मकोका लगाने पर विचार कर रही है। जरवाल ने बताया कि गुटखा और पान मसाला का परिवहन और अवैध बिक्री कई जिलों में लगातार सामने आ रही है। इसी वजह से अब सरकार ने विधि एवं न्याय विभाग को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें पूछा जाएगा कि क्या गुटखा माफिया पर मकोका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि जब तक इस अवैध व्यापार की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक इसके नेटवर्क को खत्म करना मुश्किल है। इसके साथ ही मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले जिले में कैंसर पैदा करने वाले उत्पादकों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाए, क्योंकि गुटखा न सिर्फ प्रतिबंधित है बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी एक घातक जहर भी है। सरकार के इस कदम के बाद अब देखना होगा कि क्या मकोका लागू होने से गुटखा माफिया पर लगाम लग पाएगी। फिलहाल इतना तो तय है कि महाराष्ट्र सरकार गुटखा प्रतिबंध को लेकर अब किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है। कैमरा पर्सन सैयद असलम के साथ मैं इरशाद अहमद, जग 24/7 न्यूज, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है और एनडीए गठबंधन को जो है प्रचंड बहुमत मिला है। अब इसमें जो है मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, बिहार के लोग जो है क्या से लगा रहे हैं। कई नेताओं को तो यह कहना है कि एनडीए गठबंधन जो है में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे या नहीं रहेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी जो है पूर्ण बहुमत में है, प्रचंड बहुमत में है। उनके सहयोगी दल जो चिराग पासवान है वो भी है, और इसके बाद में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलाकर भी जो है वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन बात करूं मैं बिहार के नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार माने जाते हैं। क्या नीतीश कुमार बगैर सरकार बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भी कहना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ही जो है बिहार में का मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल जो है लोगों के मन में उभर रहा है। लेकिन बात करूं इससे पहले भी जो कई प्रकार की जो है मुद्दे भी हुए थे। देश के प्रधानमंत्री भी बात किए थे, गृह मंत्री भी बात किए थे कि बिहार में उद्योग लगना चाहिए, बिहार के नौजवान को नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये भी मुद्दा जो है। आप इससे पहले भी देखे होंगे कि महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये जो जीविका दीदी है उनके खाते में डाले गए थे, और देश के प्रधानमंत्री या सहयोगी दल के द्वारा ये भी घोषणा किए गए थे कि जो है उस जीविका दीदी को खाते में 2-2 लाख रुपया फिर पुनः जो है डाले जाएंगे। अब देखना है कि सरकार बनने के बाद जो जीविका दीदी है, जिन्होंने जो है प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बनाई है, उनको 2 लाख रुपये खाते में डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे, ये भी जो है बहुत बड़ा सवाल उभर रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि जीविका दीदी को 2 लाख रुपया डाले जाएंगे तो उनका रोजगार होगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखे होंगे एक तरफ महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव 25 ही सीटों पर जो है सिमट गई राजद, जबकि राजद सबसे बड़े पार्टी थे। कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो है घमासान मचा हुआ है राजद महागठबंधन परिवार में कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, इसमें हार कहां से हुई। कहीं ना कहीं वे लोग अपना समीक्षा बैठक जो है लगातार कर रहे हैं। आप देखे रहे कई जो चुनाव जीतने के बाद में कई जगह जो है फटाके छोड़े गए हैं, कई जगह रंग गुलाल लगाए गए हैं, कई जगह जो है डीजे बजाए गए हैं। इसमें जो है थोड़ा बहुत जो अफरा तफरी का भी माहौल हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी में भी गम होता है, और वही हाल जो है बिहार में जो एनडीए का जो है प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन महागठबंधन में जो है तेज प्रताप यादव जो जनशक्ति जनता दल है वो भी जो है कहीं पीछे नहीं, उन्होंने अपने पार्टी के और से जो है एनडीए गठबंधन को समर्थन दे दिया है।
तो आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, हम अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में जो कैला देवी के महंत हैं ऋषिराज, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यहां पर 19 नवंबर 2025 को मीडिया के समक्ष ये कहा था कि यहाँ से एक परिक्रमा निकाली जाएगी और परिक्रमा संभल पहुँचेगी और संभल उस जगह पहुँचेगी जहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवादित स्थल है, उस स्थल की परिक्रमा की जाएगी। ऋषिराज का दावा था कि पहले भी ये परिक्रमा होती रही है, लेकिन ये परिक्रमा 1978 के दंगों के बाद प्रशासन ने रोक दी थी। अब परिक्रमा होनी है और हम परिक्रमा करके रहेंगे क्योंकि वहाँ हमारा हरिहर मंदिर है, और ऐसा दावा ऋषिराज ने किया। आपको बता दें, हालांकि जो 24 कोसीय परिक्रमा होती है उसके अंदर में 68 तीर्थ आते हैं, जहाँ जो कूप भी हैं। हालांकि अब ये जो परिक्रमा है, इसको लेकर के जैसे ही ऐलान किया ऋषिराज ने, उसके बाद जो जनपद संभल का प्रशासन था पूरी तरह से एक्टिव मोड पर था। आपको बता दें, कैला देवी धाम से लेकर आज संभल तक पूरी तरह से नाकेबंदी की 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई। आरआरएफ, पीएससी और पुलिस को भी तैनात किया गया। आपको बता दें, आरआरएफ कैला देवी धाम पर भी तैनात रही और शाही जामा मस्जिद पर भी तैनात रही, क्योंकि प्रशासन की पूरी नज़र दोनों स्थलों पर बनी हुई थी। परिक्रमा को लेकर ऋषिराज ने कहा था कि यहाँ पर देश और प्रदेश से साधु संत और हजारों कार्यकर्ता इस परिक्रमा में शामिल होंगे। हालांकि आपको बता दें, ऐसा ही हुआ। यहाँ पर साध्वी संत और यहाँ पर कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी थे वो पहुँचे। हजारों की तादाद में गाड़ियाँ लेकर सुबह से ही कैला देवी धाम पर तांता लग गया। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव था और प्रशासन लगातार जो संत हैं ऋषिराज, उनको मनाने में जुटा था। हालांकि पूरी कोशिश के बावजूद जो ऋषिराज थे वो अड़े रहे कि हम परिक्रमा लेकर संभल जाएंगे, लेकिन प्रशासन उन्हें मनाता रहा। जो अफसर थे लगातार उनके संपर्क में रहे और कोशिश करते रहे। हालांकि जो प्रशासन था संभल का, वो कामयाब हुआ और ऋषिराज को मना लिया। शर्त ये रखी गई कि 19 नवंबर 2026 तक 1 वर्ष का समय मांगा गया है, और ऋषिराज का कहना है कि 1 वर्ष बाद वहां पर हम जरूर दर्शन करेंगे। अब देखना होगा 19 नवंबर 2026 का दिन कैसा होगा। मैं अपने सहयोगी जर्नलिस्ट के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव सर पर है और कहा जाता है कि लोकसभा हो या विधानसभा, इनका रास्ता स्थानीय निकाय चुनाव से तय होता है। पर महाराष्ट्र में अब के निकाय चुनाव कुछ और कहानी सुना रहे। नमस्कार, मैं हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हाजिर हूँ JK 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। कार्यकर्ता जो सालों से अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पोस्टर लगाते हैं, घर घर जाते हैं, रैलियों में भीड़ खड़ी करते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं की उम्मीदें आज डगमगा रही है। जहां कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, वही टिकटों की सूची में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार नगर पंचायत और नगर परिषद की सीटों पर अध्यक्ष पद के लिए मंत्रियों की पत्नी, भाई, बेटी, बेटा या फिर रिश्तेदारों के नाम हैं। पूर्व विधायकों के रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, सांसदों के बेटे बेटियां हैं और नेताओं के खास परिवार के चेहरे भी शामिल किए गए। यानी जमीनी नेता की जगह परिवारवादी राजनीति फिर हावी हो गई है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के बीच एक ताज़ा सवाल गूंज रहा है, क्या हम पूरी जिंदगी बस शतरंजी ही ढोते रहेंगे? क्या कार्यकर्ता सिर्फ पोस्टर लगाने तक सीमित रहेंगे? क्या राजनीति एक परिवार की विरासत बनकर रह जाएगी? यह सवाल सिर्फ एक पार्टी पर नहीं, सभी दलों पर लागू होता है। चाहे बीजेपी हो, शिंदे सेना हो, ठाकरे शिवसेना हो, एनसीपी, कांग्रेस या फिर MNS हो, हर दल में कार्यकर्ताओं का गुस्सा एक जैसा है। जिला जिला, तहसील तहसील कार्यकर्ताओं की चौपाल मीटिंग में एक ही बात हो रही है कि हम 10-20 साल हमने पार्टी के लिए दिए ताकि एक दिन कहीं न कहीं चुनाव में हमें मौका मिले। इस नाराजगी का असर चुनावी गणित पर साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही है जो बूथ संभालते हैं, कार्यकर्ता ही भीड़ खड़ी करते हैं और कार्यकर्ता ही है जो माहौल बनाते हैं। कार्यकर्ताओं का यही सवाल आज महाराष्ट्र की राजनीति के दिल में चुभ रहा है। स्थानीय निकाय नेता के परिवार का लॉन्चिंग पैड है। ये कार्यकर्ता के सपनों की पहली सीढ़ी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि कार्यकर्ता बनाम परिवारवाद की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, इस चुनाव में जीत किसकी होगी? पार्टी की, नेता की या परिवार की, या फिर कार्यकर्ताओं की मेहनत की? वीडियो जर्नलिस्ट सोहेल सैयद के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़,
मुंबई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में कई विभागों द्वारा लगातार की जा रही हड़ताल से सरकार परेशान हो गई है और सरकार ने इसका हल निकालते हुए अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पे पाबंदी लगा दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत ये आदेश निर्गत किया गया है। इसके तहत इस आदेश के निर्गत होने से अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पे रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि उपनल समेत कई विभागों की हड़ताल राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी चल रही है, जिससे जनहित और विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को देखते हुए सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने हड़ताल से आज ही जाकर के ये कड़ा फैसला लिया है और सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस आदेश के निर्गत होने के बाद भी कोई भी राज्याधीन सेवाओं के तहत आने वाला व्यक्ति, संगठन या संस्था हड़ताल का आयोजन करता है तो उसके खिलाफ सरकार इस अधिनियम के तहत उचित कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। हालांकि सरकार के इस आदेश से कर्मचारी संगठनों में रोष भी है, लेकिन सरकार अपने इस कड़े कदम पे अड़िग है। सरकार का मानना है कि मानसून में जिस तरह से उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है उसके तहत बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और इन हड़तालों की वजह से विकास और जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पे प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ये कदम उठाया है और इसके खिलाफ जाने वाले व्यक्ति या संस्थान को सरकार की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। देहरादून के पछवाडून में इस समय जो नेशनल हाईवे बन रहा है प्रेम नगर से लेकर के पोटा साहिब तक का, इसमें जो है लगातार यहाँ पर हादसे देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी बीते दिनों जो है RTO देहरादून ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था, जिसमें सभी चीजें चेक की गई थी, कैमरे चेक किए गए थे, यातायात के पालन को लेकर जो है ARTO विकास नगर से बातचीत की गई थी, जिसके बाद उन्होंने जो है हाईवे की कंपनी जो काम यहाँ पर कर रही है इस समय नेशनल हाईवे पर, उनको भी बुला करके निर्देश दिए गए थे कि जहाँ पर काम रुका हुआ है या फिर शाम तक जो है काम पूरा कर लेती है कंपनी, उसके बाद जब यह लोग वापस घर लौटते हैं तो सड़क के किनारे जहाँ पर काम रुका हुआ होता है वहां पर डिवाइडर लगाया जाए या फिर जो रेडियम की पट्टी होती है उनको लगा करके यहाँ से जाया जाए, जिससे कि आने वाले वाहन जो है सामने का जो खतरा है वो भाग सके। लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहे हैं, जिसका जो कारण है मुख्य वह है यहाँ पर डिवाइडर ना लगाना और रेडियम की जो पट्टी है उसको यूज ना करना। ना ही यहाँ पर अभी जो लाइट है वह यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। या तो इस हाईवे को जो है ग्रामीण लोगों ने कहा है कि या तो इस हाईवे को भी बंद कर दिया जाए फिलहाल, या फिर इसमें जो है काम जो है पूरी तरीके से किया जाए। ऐसे में जो जिला पंचायत है ठाकुरपुर खुशबू गुरुंग भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने यह मांग भी उठाई और रात जो है बीती रात को यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत काम यहाँ पर देखने को मिला था हाईवे कंपनी के द्वारा, लेकिन संतुष्टि न होने के कारण जिला पंचायत खुशबू गुरुंग ठाकुरपुर की जो है वो खुद यहाँ पर पहुंची और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है। फिलहाल जो है गांव वालों का कहना है कि इस हाईवे पर जो डिवाइडर है उसकी व्यवस्था की जाए और रेडियम की पट्टी यहाँ पर लगाई जाए। JK न्यूज से विकास नगर से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने फिर जो है बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 200 यूनिट तक बिजली जो है हाफ योजना के तहत लाने की बात की है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है विधानसभा में की और इसको लेकर के मुख्य विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा सिर्फ सरकार का यही ध्येय है कि हर एक आदमी को जो है सस्ती बिजली देना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि लोग जो है सूर्य बिजली घर योजना के तहत जुड़े और लोगों को जो है मुफ्त बिजली की ओर जो है वो आगे बढ़े, ऐसा उनका कहना है। अब इस पूरे मसले को लेकर के जो है अब जो है जो यूनिट 200 अगर प्रति माह आप यूनिट जलाते हैं तो उसका लगभग आधा आपको देना होगा, यह निर्णय लिया गया। पहले ये 100 यूनिट था, जो बढ़ा करके 200 यूनिट जो है सरकार ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है प्रदेश के लगभग
लाखों उपभोक्ताओं को होगा और सीधे गरीबों को होगा। वहीं इस मामले को लेकर के सियासत भी जारी है और कांग्रेस ने जो है बड़ा निर्णय लिया है, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 400 यूनिट तक फ्री हाफ बिजली बिल योजना का लाभ पूरे प्रदेश की जनता को दिए और जिस तरीके से सरकार ने खाली 200 यूनिट बिजली हाफ देने का यह निर्णय लिया है, अगर सरकार 30 जो है दिसंबर तक अगर सरकार ये निर्णय को वापस नहीं लेती और 400 यूनिट तक नहीं बढ़ाएगी, तब तक एक बड़ा प्रदर्शन होगा, सीएम हाउस घेराव होगा। इस पूरे मसले को लेकर के जो है सियासत सारी है और दीपक बैज ने साफ सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता लगातार बिजली स्मार्ट मीटर से काफी परेशान है, काफी बड़ी संख्या पे जो है वो बिजली बिल जो है थोपा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार प्रदेश में जो कोयला की दरें हैं उसमें भी कमी आई, उसके बाद भी सरकार जो है इस तरीके के जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब देखना ये होगा, एक तरफ तो 200 यूनिट हाफ देने की बात सरकार ने घोषणा कर दी है, जो कुछ ही दिन बाद जो है वो लागू हो जाएगा। इसके साथ ही एक तरफ कांग्रेस ने जो है 400 यूनिट इसे बढ़ाने की बात कही है, तो दोनों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा क्या वाकई सरकार ये यूनिट को बढ़ाती है या सत्ता विपक्ष के बीच झुकती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो है ये दरें जो है 1 तारीख से वो लागू होगा। कैमरामैन विशाल के साथ शंभू रहे, JK24 न्यूज, रायपुर।